नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता और गायक बी.एम. व्यास, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बी.एम. व्यास, जिनका पूरा नाम बृजमोहन व्यास, फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें व्यास जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बी.एम. व्यास का जन्म विजयदशमी 22 अक्टूबर 1920 को चूरू, राजस्थान, भारत में हुआ था। व्यास जी सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार भरत व्यास के छोटे भाई हैं। बी.एम. व्यास का विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ और उनकी पत्नी जमुना, जिनकी उम्र 11 वर्ष की थी। 2008 में जमुना जी के निधन से पहले उन्होंने 71 वर्ष तक वैवाहिक जीवन का आनंद उठाया। उनकी 6 बेटियां और एक बेटा है। बी.एम. व्यास ने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। व्यास जी ने 1990 के दशक की शुरुआत में अभिनय को छोड़ दिया और अपने वर्तमान आवास कल्याण में रहने लगे। व्यास जी ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा। व्यास जी अपने बच्चे और पोते पोतियों के साथ एक संतुष्ट जीवन जिया। व्यास जी की मृत्यु 11 मार्च 2023 को कल्याण, महाराष्ट्र, भारत में हुई। दोस्तों, बी.एम. व्यास जी के बारे में मुझे जो भी जानकारी मिली है, मैं आपको कुछ अनसुने किस्से सुनाने वाला हूँ। ये किस्से दरअसल व्यास जी ने ही अपने साक्षात्कारों में बताए थे। दोस्तों, पृथ्वी थिएटर का पहला नाटक शकुंतला का हिस्सा बने थे व्यास जी। 15 जनवरी 1944 को अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का सपना साकार हुआ जब पृथ्वी थिएटर, उनकी अपनी नाटक कंपनी, अस्तित्व में आई। महाकवि कालिदास की क्लासिक शकुंतला को उनके पहले प्रदर्शन के लिए चुना गया था। नाटक के कलाकारों में शकुंतला की भूमिका निभाने के लिए उजरा मुमताज, जोहरा सहगल की छोटी बहन, दुष्यंत की भूमिका निभाने के लिए पृथ्वीराज कपूर, शकुंतला के पालक पिता ऋषि कर्ण के रूप में के.एन. सिंह, कण्व आश्रम की देखभाल करने वाले गौतमी के रूप में सती देवी, बियाज रे की बहन रूमा गुहा ठाकुर की मां, जिन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया, और शकुंतला की दोस्त प्रियवदना की भूमिका निभाने के लिए हेमवती, दया किशन सप्रू की पत्नी शामिल थी। एक युवा 24 वर्षीय बी.एम. व्यास को 75 रुपए के मासिक वेतन पर उन्हें उनके नाटक में गाने के लिए रखा गया। एक बार जब उनके पहले शो के लिए रिहर्सल चल रही थी और व्यास जी ने अपने गायन का रिहर्सल कर लिया था, वे कलाकारों का रिहर्सल देख रहे थे। नाटक के लिए उनके गीतों में से एक था बिटिया रानी कहां कहां तपस्वी लोग, मिलना जुलना रह गया नदी नाव संजोग। कलाकार एक दृश्य के लिए रिहर्सल कर रहे थे जिसमें ऋषि कण्व को संस्कृत में मंत्र पढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन अभिनेता के.एन. सिंह को इसे पढ़ने में परेशानी हो रही थी। पृथ्वीराज जी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसे पूरी तरह से कहने में भी लड़खड़ा रहे थे। हिंदी और संस्कृत के विशेषज्ञ व्यास जी वेद मंत्र के अपार ज्ञान के साथ 2 दिन तक कार्यवाही देख रहे थे। व्यास जी पर देवी सरस्वती का आशीर्वाद था, जिसने उन्हें मंत्र को जोर से कहने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जल्द ही के.एन. सिंह ने पृथ्वीराज को बता दिया कि वे देव भाषा संस्कृत नहीं बोल पाएंगे और उन्हें इस भूमिका के लिए किसी और कलाकार की तलाश करनी चाहिए। पृथ्वीराज ने पृथ्वी थिएटर के प्रबंधक रमेश सहगल से व्यास जी से इस भूमिका के लिए संपर्क करने को कहा। व्यास जी, जो पहले राजस्थानी नाटक रामू चांदना में अभिनय कर चुके थे, तुरंत मान गए और इस भूमिका में आ गए और इस तरह एक अभिनेता के रूप में उनके सफर की शुरुआत हुई। नाटक की रिहर्सल चल ही रही थी, तभी व्यास जी को एक निजी त्रासदी का सामना करना पड़ा और उन्हें राजस्थान के बीकानेर स्थित अपने घर वापस जाना पड़ा। वहां से वो टाइफाइड से बीमार हो गए। यहाँ रिहर्सल जोरों पर थी क्योंकि नाटक का प्रीमियर 9 मार्च 1945 को रॉयल ओपेरा हाउस में होना था।
अंतिम तिथि लगभग 1 महीने बाद थी, इसलिए पृथ्वीराज जी ने उन्हें जल्द से जल्द वापस आने को कहा। व्यास जी अपने पत्नी के साथ लौट आए। हालांकि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं थी। जिस दिन उन्होंने रिहर्सल फिर से शुरू की, उस दिन बार बार बेहोश होने के कारण वे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। वे जो दवाएं ले रहे थे उनसे उन्हें कुछ खासा फायदा नहीं हुआ। कालबा देवी के एक डॉक्टर ने उनका मुफ्त में इलाज किया। उस दवा से व्यास जी को फायदा हुआ और 3 दिन में ही तबीयत में काफी सुधार हो गया। रिहर्सल का अंतिम दौर पूरा हो चुका था और आखिरकार पृथ्वी थिएटर के पहले नाटक के मंचन का दिन आ गया। शकुंतला के पहले प्रदर्शन के लिए रॉयल ओपेरा हाउस में फिल्मी जगत के कई जाने माने नाम मौजूद थे। जिस दृश्य में कणव ऋषि मंच पर आते हैं उसमें व्यास जी को आशीर्वाद के लिए हाथ उठाने थे, लेकिन व्यास जी अभी भी कमजोर थे और उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने उन्हें नियंत्रण करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने कई बुजुर्गों को देखा जिनके हाथ और सिर अनैच्छिक रूप से कांपते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। अंतिम परिणाम इतना प्रभावित रहा कि नाटक के मध्यांतर के दौरान पृथ्वीराज जी ने आकर उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने ये शारीरिक भाषा कैसे विकसित की। व्यास जी ने उन्हें अपनी वास्तविक समस्या के बारे में बताया। पृथ्वीराज कपूर ने उनसे कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अब जब भी नाटक का मंचन होगा तो आप इसी तरह से करना। व्यास जी का पृथ्वी थिएटर के साथ 1944 से लेकर 1955 तक लंबा जुड़ाव रहा। इसी अवधि के दौरान उन्होंने समूह के साथ विभिन्न शहरों का दौरा किया और उन्हें विभिन्न नाटक जैसे कि दीवार, पठान, आहुति, गद्दार, कलाकार आदि में अपने गायन और अभिनय कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। जिस समर्पण के साथ इस प्रतिष्ठित अभिनेता ने अपनी भूमिका के लिए तैयारी की, वो इस तथ्य से देखा जा सकता है। बी.एम. व्यास जी को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उन्होंने स्वयं ही गायकी सीखी। उनके घर में एक हारमोनियम था जिसे व्यास जी ने स्वयं बजाना सीखा। उन्हें संगीत में रुचि रखने वाले लोगों के बीच रहना पसंद था। वे ध्यान से सुनते थे और सीखते थे। उन्हें अपने नगर के एक नेत्रहीन संगीतकार की याद आई जो उन्हें अपने विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने की पूरी छूट देते थे। मुंबई आने से पहले जब वो बीकानेर में थे तब उन्होंने संगीत की शिक्षा भी दी। 1940 के दशक के आरंभ में भरत व्यास जी ने अपने छोटे भाई को मुंबई बुलाया। जल्द ही व्यास जी को भरत जी द्वारा लिखित राजस्थानी नाटक रामू चालना के लिए अभिनय करने और गीत गाने का अवसर मिला। संगीत निर्देशक नौशाद साहब के सहायक गुलाम मोहम्मद जो राजस्थान से थे, नाटक में व्यास जी की आवाज सुनकर बहुत प्रभावित हुए। वो उन्हें नौशाद साहब से मिलने के लिए ले गए, जो फिल्म पहले आप 1944 के साउंड ट्रैक पर काम कर रहे थे। व्यास जी को स्थापित गायक जी.एम. दुर्रानी और श्याम कुमार और एक नए गायक मोहम्मद रफी के साथ एक समूह गीत हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा है गाने का अवसर मिला। चूंकि ये गीत सैनिकों द्वारा ऑन स्क्रीन गाया जाना था, इसलिए व्यास जी और रफी साहब को एक सेना की टुकड़ी का प्रभाव देने के लिए भारी जूते पहनने पड़े और गाते समय लयबद्ध मार्च करना पड़ा। ये सब वास्तविक समय में करना पड़ा। हालांकि व्यास जी ने किसी फिल्म के लिए गाया पहला गाना वृथहरि 1944 का अलख निरंजन जय 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 मनोरंजन था, जिसे अरुण आहूजा यानी कि गोविंदा के पिताजी पर फिल्माया गया था। पृथ्वी थिएटर में गायन के रूप में शामिल होने के बाद व्यास जी को घर पर नियमित रूप से रियाज करना पड़ा। एक संगीत शिक्षक जो अक्सर उन्हें गाना सुनते थे, उनसे संगीत को शिक्षा देने के लिए कहा। चूंकि उस समय उनका मासिक वेतन 75 रुपए था, व्यास जी सहमत हो गए क्योंकि इससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। शिक्षक उन्हें जयचंद कपूर से मिलाने ले गए और जल्द ही व्यास जी ने उनके बड़े बेटे ब्रिज मोहन को संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया। हालांकि उनके छोटे भाई का रुझान ज्यादा था और उन्होंने
व्यास जी से संगीत सीखना शुरू कर दिया। ये युवा कोई और नहीं बल्कि हमारे पार्श्व गायक महेंद्र कपूर थे, जो बी.एन. व्यास को अपना पहला गुरु मानते थे। व्यास जी ने 4 फिल्मों में पार्श्व गायन किया। पृथ्वी 1944 निर्देशक थे खेमचंद्र प्रकाश। पहले आप 1944 निर्देशक नौशाद, महाराणा प्रताप 1946 निर्देशक राम गांगुली और नौलखा हार निर्देशक आर.सी. बोराल। उन्होंने सालों बाद रफी साहब से हुई मुलाकात को एक इंटरव्यू के दौरान बताया। रफी साहब जी उन्हें बड़े प्यार से पंडित जी कहते थे। पंडित जी, आपने अपनी गायकी की दिशा बदल दी। इस पर व्यास जी ने स्वीकार किया कि उन्हें गायन में अपना कोई खासा भविष्य नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने अभिनय की ओर रुख कर लिया। पृथ्वी थिएटर के पहले नाटक शकुंतला में मंचन के बाद बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ये जानने के लिए उत्सुक थी कि ऋषि कणव की भूमिका कौन निभाएगा। जब उन्होंने 24 साल के व्यास को देखा तो वे हैरान हो गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतने कम उम्र के व्यक्ति को देखेंगी। उन्होंने उन्हें बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म के लिए अभिनेता जयराज के निर्देशन में काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वो फिल्म कभी बनी नहीं। जब रमेश सहगल पृथ्वी थिएटर से दूर चले गए तो वे चेतन आनंद की कंपनी इंडियन पिक्चर में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में शामिल हो गए। वो अपनी अगली फिल्म नीचा नगर 1946 पर काम कर रहे थे जब रमेश सहगल ने व्यास जी को फिल्म में एक छोटी सी भूमिका नायक के बड़े भाई की पेश की। पृथ्वी थिएटर ने कभी भी अपने अभिनेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। वे अपने नाटकों में काम करते हुए बाहर काम कर सकते थे। व्यास जी कैमरे का सामना करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने खुले हाथों से भूमिका स्वीकार कर ली। उन्हें इस फिल्म में व्यास के रूप में श्रेय दिया गया। जल्द ही उन्होंने राज कपूर की आग 1948 में एक छोटी भूमिका निभाई, जहां उन्होंने ब्रिजमोहन के रूप में श्रेय दिया गया। लेकिन जिस भूमिका ने उन्हें फिल्म उद्योग में पहचान दिलाई वो थी फिल्म बरसात, जो कि 1949 में आई। इसमें उन्होंने अभिनेत्री नरगिस के पिता की भूमिका निभाई। उनका 4 दशकों से भी लंबा और बेहतर सफल करियर था और वे कई यादगार क्लासिक फिल्मों का हिस्सा रहे। वो हमेशा एक चरित्र कलाकार थे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बुरे किरदार को निभा कर की। उनकी आखिरी फिल्म थी मां, जो कि 1991 में आई थी। दोस्तों, 2 आंखें 12 हाथ हम सभी लोग इस फिल्म के बारे में जानते हैं। व्यास जी महान फिल्म निर्माता वी शांताराम के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक थे और उन्होंने काम के लिए उनसे संपर्क किया। शांताराम जी 2 आंखें 12 हाथ 1957 की योजना बना रहे थे और फिल्म में 6 कैदियों की भूमिका निभाने के लिए अभिनेताओं के चयन में व्यस्त थे। उन्होंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो भरत जी के छोटे भाई हैं, जो फिल्म के गीतकार थे। जब व्यास जी ने उनसे संपर्क किया तो शांताराम जी पहले उनकी ऊंचाई के कारण थोड़ा आशंकित थे, लेकिन जल्द ही उन्हें कैदियों में से एक जलिया नाई के रूप में चुन लिया। कोल्हापुर में 1 महीने का कार्यक्रम था। जब हीरो का प्रसंस्करण के लिए राजकमल स्टूडियो भेजा गया तो पता चला कि लेंस पर गंदगी के कणों के कारण सभी रील में फिल्म के पार रेखा थी और पूरे महीने की मेहनत बर्बाद हो गई। उन्होंने पूरी चीजों को फिर से शूट करना पड़ा। व्यास जी का कहना था, इस फिल्म का मेरा पसंदीदा दृश्य वो है जहां जलिया शांताराम जी द्वारा अभिनीत जेलर को मारने के इरादे से आता है, जो दृश्य व्यास जी की एक कलाकार के रूप में क्षमता को दर्शाता है। इस दृश्य में उनकी पूरी शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव, आंख और आवाज का इस्तेमाल शब्दों से परे एक उत्कृष्ट अभिनय है। व्यास जी ने क्लासिक फिल्म संपूर्ण रामायण 1961 में काम किया। व्यास जी ने बताया कि जब उन्हें रावण की भूमिका की पेशकश की गई तो वो रोमांचित हो गए। संस्कृत में शास्त्री होने के नाते उन्होंने इस पौराणिक चरित्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, इसलिए वो वास्तव में इस भूमिका को निभाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन रावण के पास एक शक्तिशाली शरीर की उम्मीद की जाती थी, जबकि व्यास जी का शरीर दुबला पतला था। इस बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने भूमिका को भरा हुआ दिखाने के लिए
सूती गद्देदार कपड़े बनवाए। स्टूडियो की गर्मी के अलावा रोशनी के कारण, बढ़ते तापमान के कारण उन्हें उन सूती गद्देदार कपड़ों में बहुत पसीना आता था, लेकिन उन्होंने इसे अपने प्रदर्शन में बाधा नहीं बनने दिया। वो अभिनव दृश्य जहां रावण अपने 9 सिरों के साथ बातचीत कर रहा है, बाबू भाई मिस्त्री और होमी वाडिया के सामूहिक दिमाग की उपस्थिति। दोस्तों, उन्होंने बताया कि शोखिया उनकी यादगार फिल्म है। अपने पूरे कैरियर के सबसे यादगार और संतोषजनक पल के बारे में उन्होंने बताया। पृथ्वी थिएटर के नाटक गद्दार का मंचन हो रहा था, जिसमें वे मौलाना की भूमिका निभा रहे थे। एक बार फिल्म निर्माता केदार शर्मा नाटक देखने आए और उर्दू में उनके संवाद अदायगी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने व्यास जी को मिलने के लिए कहा। शर्मा जी अपने अगली फिल्म शोखिया 1951 पर काम कर रहे थे और बाबा गनी की भूमिका निभाने के लिए एक अभिनेता की तलाश कर रहे थे। उन्होंने व्यास जी को उर्दू में लिखा एक लंबा संवाद दिया, जिसे बाबा गनी ने युद्ध के मैदान से भागे गए सैनिकों को वापस आने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया था। व्यास जी ने कहा कि वो उर्दू नहीं पढ़ सकते। शर्मा जी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि उन्होंने गद्दार में मौलाना की भूमिका कैसे निभाई। व्यास जी ने बताया कि इसको देवगिरी में लिखा गया था हिंदी में। आप अगर मुझे लिख कर देंगे तो मैं आपको बोलकर बता सकता हूं। अगले दिन उन्होंने इतनी कुशलता से संवाद बोला कि शर्मा जी ने उन्हें प्रशंसा के प्रतीक के रूप में एक छोटा चांदी का सिक्का दिया। उसके बाद शर्मा जी अक्सर उनसे जब भी महत्वपूर्ण लोग मिलने आते तो संवाद बोलने के लिए कहते थे। एक बार महान अभिनेता दिलीप कुमार आए और उनसे उनके सामने संवाद बोलने को कहा। दिलीप साहब बहुत प्रभावित हुए और उन्हें याद आया कि उन्होंने ये आवाज पहले कहीं सुनी है। व्यास जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने राज कपूर की बरसात 1949 में देखी होगी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री नरगिस के पिता की भूमिका निभाई थी। इसके बाद दिलीप साहब ने अपने भाई अयूब खान द्वारा निर्मित फिल्म बागी 1953 में अभिनेत्री नसीम के पिता की भूमिका के लिए व्यास जी के नाम की सिफारिश की। सौभाग्य से शोखिया 1951 की प्रतियां उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, बीएम व्यास के बारे में कुछ खास बातें। बीएम व्यास का पूरा नाम ब्रिजमोहन व्यास। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1920 को चूरू, राजस्थान, भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 11 मार्च 2013 को कल्याण, महाराष्ट्र, भारत में हुई। इन्होंने 1946 से लेकर 1995 तक लगातार फिल्मों में काम किया। इनकी पत्नी का नाम जमुना। इनके 7 बच्चे हैं। इनके भाई हैं भरत व्यास। दोस्तों, बीएम व्यास जी ने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम: वीर घटोत्कच 1970, गहरा राज 1996, ओ डार्लिंग ये है इंडिया 1995, दौलत की जंग 1992, माँ 1992, तेरी तलाश में 1990, जय बाबा अमरनाथ 1983, रजिया सुल्तान 1983, भागवत 1982, संत ज्ञानेश्वर 1982, मंगलसूत्र 1981, शिव शक्ति 1980, चोरों की बारात 1980, हर हर गंगे 1979, अमर शक्ति 1978, जय द्वारकाधीश 1977, धर्मवीर 1977, जय महालक्ष्मी माँ 1976, नाग चंपा 1976, तूफान 1975, बालक और जानवर 1975, जय संतोषी माँ 1975, माया मच्छिंद्र नाथ 1975, दास्तान लैला मजनू 1974, श्री कृष्ण भक्ति 1973, संत तुलसीदास 1972, कभी धूप कभी छांव 1971, एक पहेली 1971, संपूर्ण देव दर्शन 1971, वीर घटोत्कच 1970, खूनी साया 1970, ये रात फिर न आएगी 1969, राम भक्त हनुमान 1969, सरस्वती चंद्र 1968, लव कुश 1967, नवाब सराजुद्दौला 1967, जवान मर्द 1966, महाराजा विक्रम 1965,
सती नारी 1965, श्री राम भरत मिलाप 1965, संत तुकाराम 1965, सती सावित्री 1964, वीर भीमसेन 1964, हरिश्चंद्र तारामती 1963, नाग देवता 1962, संपूर्ण रामायण 1961, सारंगा 1961, चंद्रसेन 1959, रानी रूपमती 1959, सम्राट पृथ्वीराज चौहान 1959, मायाबाजार 1958, सम्राट चंद्रगुप्त 1958, दो आंखें 12 हाथ 1957, हम पंछी एक डाल की 1957, तुमसा नहीं देखा 1957, हातिम ताई 1956, दो दुल्हन 1955, महासती सावित्री 1955, वीर राजपुताना 1955, अली बाबा एंड 40 थीव्स 1954, बागी 1953, बैजू बाबरा 1952, मां 1957, शोखिया 1951, बरसात 1949, नाच नागिन 1946। दोस्तों बी.एम. व्यास जी ने एक फिल्म को लिखा भी था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बी.एम. व्यास जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।